हाँ भाई, उस दिन हमने गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ लिया था, इसके शासकों के बारे में पढ़ लिया था। अब हम पढ़ रहे हैं गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियां। क्या क्या सांस्कृतिक उपलब्धियां थी गुप्त वंश की, वो देखो। एक तो गुप्त शासक जो थे सभी के सभी वैष्णव धर्म को मानते थे कि इनके भगवान विष्णु के भक्त थे, ठीक है। दूसरा, समुद्रगुप्त तथा कुमारगुप्त प्रथम ने क्या किया था, अश्वमेध यज्ञ करवाया था। अब ये वैष्णव धर्म को मानते थे तो ये निश्चित है इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था, अपनी कीर्ति को बढ़ाया था अश्वमेध यज्ञ के द्वारा, ठीक है भाई। अब देखो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय और क्या हुआ था भाई, चंद्रगुप्त द्वितीय जो था उसके समय में चीनी यात्री फायानी भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी यात्री फायान भारत आया था। देखो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में चीनी यात्री फायान भारत आया था, चीनी यात्री फायान भारत आया था। अब देखो गुप्त साम्राज्य सुशासित तथा अपराध बहुत कम थे। और क्या था भाई, अपराध बहुत कम थे। अब अपराध कम थे तो इसका मतलब क्या, सुशासित राज्य था, अपराध कम थे। सांस्कृतिक उपलब्धियों के अंतर्गत देखो अपराध बहुत कम थे। दूसरा देखो भाई, इसके समय जो कुछ नाटक लिखे गए थे इनके समय में, गुप्त शासकों के समय में, ठीक है, उनके लेखक भी दे देते हैं। ये प्रश्न आया जाता है, 1 नंबर का प्रश्न आता है, ये नाटक किसने लिखा था किसने नहीं, तो ये ध्यान से पढ़ लेना, याद करने होंगे आपने, ठीक है। देखो अब नाटक कौन कौन से थे, ये देखो लेखक कौन था, गुप्त शासक के समय में हुए थे ये। अब नाटक देखो, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये जो नाटक था ये लिखा था कालिदास ने। अब पूछ सकता है कालिदास किस शासनकाल में हुए थे, तो गुप्त के शासनकाल में हुए थे भाई, ठीक है। अब दूसरा देखो, दूसरा जो था इसका नाटक का नाम है रघुवंश महाकाव्य। रघुवंश महाकाव्य लिखा गया, ये भी कालिदास ने लिखा था, कालिदास ने लिखा था। तीसरा देखो मर्छकटिकम नाटक था, मर्छकटिकम नाटक जो था ये लिखा था भाई शूद्रक ने। देखो ये लिखा था शूद्रक ने, मर्छकटिकम नाटक है। उसके बाद चौथा देखो मुद्रा राक्षस जो नाटक था, ये लिखा था भाई विशाखदत्त ने। देखो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक लिखा था कालिदास ने, रघुवंश महाकाव्य कालिदास ने, मर्छकटिकम नाटक शूद्रक ने, मुद्रा राक्षस नाटक विशाखदत्त ने। ये चारों जो नाटक थे और ये लेखक थे, ये किसके साथ, गुप्त काल के साथ समय ही हुए थे। इसके अलावा देखो आर्यभट्ट और वराहमिहिर जैसे जो थे ब्रह्मगुप्त, इन्होंने भी, ये भी गुप्त शासनकाल में ही हुए थे भी, ठीक है। और देखो भाई दशमलव प्रणाली का आविष्कार भी इनके शासनकाल में हुआ। देखो दशमलव प्रणाली का आविष्कार, दशमलव प्रणाली का आविष्कार भी गुप्त काल में हुआ था, गुप्त काल में हुआ। जो अरबों के द्वारा होती थी, बाद में यूरोप में चली गई थी, ठीक है। दशमलव प्रणाली जो थी, ठीक है। और देखो उसके बाद में बड़े बड़े यहाँ पर हुए थे पोस्टकार, अमर सिंह जैसे बड़े बड़े जो लेखक थे, ये भी अमर सिंह के काल में, जो गुप्त काल में हुए थे। अब देखो वहां का समाज कैसा था, ये तो थी गुप्त काल की संस्कृत उपलब्धियां, क्या कुछ हुआ था। अब गुप्तकालीन समाज देखो सीधी बात है, समाज 4 वर्णों में विभक्त था। पहला वर्ण ब्राह्मण, स्थान इनका सर्वोच्च था, सर्वोच्च स्थान था समाज के अंदर, इनका सर्वोच्च स्थान था। इनका जो कार्य था, ब्राह्मणों का जो प्रमुख कार्य था वो ये था कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ यज्ञ करना,
शिक्षा देना, देना अध्यापन और दान वगैरह जो ये लेते थे, ये इनका प्रमुख कार्य था। नंबर 2 पे आ जाते हैं क्षत्रिय। 4 वर्णों में व्यक्ति क्षत्रिय। क्षत्रिय का कार्य होता था देश की रक्षा करना, यानी कि राज्य की रक्षा करना, राज्य की रक्षा करना। नंबर 3 वैश्य आ जाते हैं। नंबर 3 पे वैश्य आ जाते हैं। ये थे वैश्य जो थे, ये व्यापार वाणिज्य करते थे। व्यापार और वाणिज्य इनका प्रमुख कार्य था। देखो भाई, चौथे नंबर पे आते थे व्यापार और वैश्य आते थे, इनका प्रमुख कार्य था व्यापार और वाणिज्य का, ठीक है। और तीसरे नंबर पे वैश्य आते थे, व्यापार वाणिज्य इनका प्रमुख कार्य था। चौथे नंबर पे आते थे शूद्र। देखो शूद्र जो थे ना, ये सेवा प्रदाता थे। ये क्या करते थे, ये इन तीनों की सेवा करते थे। देखो ब्राह्मण जो थे, इनका स्थान सर्वोच्च था, ठीक है। इनका कार्य था अध्ययन अध्यापन का कार्य था, यज्ञ वगैरह ये करवाते थे। सबसे प्रमुख स्थान जो था ब्राह्मणों का था। उसके बाद में आ जाते क्षत्रिय। क्षत्रियों का जो प्रमुख कार्य था, ये राज्य की रक्षा करते थे। तीसरे नंबर पे आ जाते वैश्य, इनका कार्य था व्यापार और वाणिज्य करना। चौथे नंबर पे आ जाते शूद्र, ये क्या थे, ये सेवा प्रदाता थे। इनका स्थान सबसे नीचे आ जाता है। और वहां पर यानी कि व्यक्ति कर्म या गुण नहीं थे। जो गुण अगर अच्छे हो, चाहे वो शूद्र में जन्म ले, तो वो ऐसा नहीं है वो बड़ा बन जाएगा, नहीं, जन्म ही आधार प्रमुख था। जिस कुल में उसका जन्म हुआ है, वो उसी आधार पर उसको स्थान सर्वोच्च मिलता था। यानी कि कर्म या गुण न होकर जन्म ही स्थान प्रमुख था समाज के अंदर। देखो अब समाज के अंदर देखो भाई, समाज में महिलाओं का स्थान, महिलाओं की स्थिति क्या थी। महिलाओं की स्थिति, गुप्तकालीन महिलाओं की स्थिति, गुप्तकाल महिलाओं की स्थिति देखें। देखो महिलाओं की स्थिति बहुत उन्नत थी, बहुत बढ़िया थी महिलाओं की स्थिति गुप्तकाल के अंदर। देखो स्त्रियों का समाज में महत्वपूर्ण स्थान था। समाज के अंदर क्या था, महत्वपूर्ण स्थान था। समाज में महत्वपूर्ण स्थान था। देखो 2 नंबर पे, देखो 2 नंबर पे आ जाता है भाई, धार्मिक कार्य में पति के साथ पत्नी का होना आवश्यक था। यानी कि धार्मिक कार्य जो भी होते थे, धार्मिक कार्यों में पत्नी की अनिवार्यता थी, पति के साथ पत्नी की अनिवार्यता थी। धार्मिक कार्यों में पत्नी की अनिवार्यता थी, पत्नी के साथ, पति के साथ। नंबर 3 देखो स्त्री शिक्षा का भी प्रचलन था। यानी कि स्त्री शिक्षा जो थी वो भी थी, स्त्री शिक्षा का प्रचलन था, स्त्री शिक्षा का प्रचलन था। नंबर 4 देखो पर्दा प्रथा नहीं थी, जो आज विद्यमान है ना, आज भी कम है, से ज्यादा नहीं, लेकिन उस समय नहीं थी। पर्दा प्रथा नहीं थी भाई, पर्दा प्रथा नहीं थी, पर्दा प्रथा नहीं थी। नंबर 5 में देखो 8 प्रकार के विवाह होते थे। कुल कितने प्रकार के विवाह थे, 8 प्रकार के विवाह थे, अलग अलग नाम थे उनके, 8 प्रकार के विवाह थे। अब देखो, और देखो संयमवर प्रथा भी थी, यानी कि संयमवर के द्वारा प्रथा थी, यानी कि पत्नी जो महिला थी वो अपनी मर्जी से किसी के साथ भी शादी कर सकती थी। संयमवर प्रथा विद्यमान थी। और अगर पुत्र नहीं है तो पुत्र के अभाव में जो पति की जो संपत्ति होती है उस पर प्रथम अधिकार किसका था, महिला का था। पुत्र के अभाव में संपत्ति पर प्रथम अधिकार महिला का था, ठीक है भाई। तो ये था गुप्तकालीन समाज पढ़ लिया, गुप्तकालीन महिलाएं पढ़ ली, ठीक है। अब हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे वर्तन वंश, ठीक है भाई।